वो गोदी मीडिया जिसने नरेंद्र मोदी को नेता नहीं बल्कि भगवान बनाकर पेश किया। वो मीडिया जिसने सवाल पूछने की जगह नफरत पर डिबेट चलाई, जिसने हिंदू मुसलमान को खबर नहीं बल्कि हथियार बना दिया। आज वही गोदी मीडिया अपनी बनाई नफरत की आग में जल रहा है। जो एंकर कल तक विपक्ष को गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तान भेजने की धमकी देते थे, आज वो एंकर इस कदर बौखलाए हुए हैं कि एक दूसरे को ही दलाल, बिकाऊ और एजेंडा पत्रकार तक कह रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे वीडियोज दिखाएंगे जो ये साफ कर देंगे कि नफरत बेचकर करोड़ों कमाने वाला गोदी मीडिया अब खुद कैसे ही अपनी कब्र खोद रहा है। हो सकता है वो तस्वीरें आपने भी पहले कहीं देखी हो, लेकिन आज उसके मायने समझने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक काफी सीनियर पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। इनकी कुछ ऐसी करतूत सामने आई है जिसके बाद लोगों ने इन्हें पत्रकार कहना ही बंद कर दिया। अब खुलकर चाटुकार बोल रहे हैं। लोगों ने इनकी ऐसी वीडियो खोज निकाली है जहां जब सत्ता में बीजेपी सरकार नहीं थी तो जनता के प्रति काफी जवाबदेह और चिंतित दिख रहे थे, लेकिन सत्ता बदलते ही बीजेपी सरकार में इन्होंने ऐसी पलटी मारी है कि लोगों ने इन्हें आड़े हाथ ले लिया। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। देखा आपने इनकी चाटुकारिता का स्तर देखा? उसी दिल्ली में जब केजरीवाल सत्ता में थे तो उनका नाम लेकर बाकायदा उनसे जवाब मांगते थे कि केजरीवाल को जवाब देना होगा। तब इन्हें दिल्ली वासियों की काफी चिंता सताती थी कि क्या लोग इसीलिए टैक्स का पैसा देते हैं कि जहरीली हवा में सांस लें? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। शब्द और सवाल इतने गंभीर रहते थे कि उन्हें सुनकर ही जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाए। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, रजत शर्मा ने अपना पेशा ही बदल दिया, क्योंकि अब इन्हें पत्रकार नहीं बल्कि चाटुकार के रोल में देखा जा रहा है। और इसका नमूना आपने प्रदूषण वाले मामले पर देखा ही कि कैसे आज जब दिल्ली में बीजेपी सरकार में है तो कहते क्या है, क्या सभी के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण एक दिन में एक सीजन में हट नहीं सकता। और जानते हैं इसकी वजह क्या? बताते हैं कि दिल्ली कटोरा नुमा है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। सुना आपने? कहीं भी आपने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नाम नहीं सुना होगा। कहीं भी आपने दिल्ली के लोगों के प्रति चिंता जैसा कोई शब्द नहीं सुना होगा। बल्कि आज ये तर्क क्या दे रहे हैं कि प्रदूषण ऐसे हट ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली अरावली जैसे पहाड़ों से घिरी हुई है, इसलिए धुआं बाहर निकल ही नहीं पाता। दोनों वीडियो में एक खास अंतर अगर आप नोटिस करेंगे तो केजरीवाल के समय की इनकी वीडियो सुनकर आपके विचार केजरीवाल सरकार के खिलाफ बनने लगेंगे कि सरकार कितनी गलत कर रही है दिल्ली के लोगों के साथ। लेकिन अब की वीडियो देखकर लगेगा कि इसमें सरकार की कोई गलती ही नहीं, सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं। साफ शब्दों में कहें तो इसी तरीके से ये लोग बीजेपी का बचाव करते हैं और लोगों को बीजेपी सरकार में कोई कमी लगती ही नहीं। और हाँ, रजत शर्मा तो फिर भी कम लगने लगते हैं जब एक इनसे भी बड़े वाले महोदय का ज्ञान सामने आता है, सुधीर चौधरी, जिसमें सरकार हमारे टैक्स का पैसा लुटाती है। 15 करोड़ का पैकेज जिसका कर्ज वो किस कदर चुका रहे हैं, इसका नमूना भी आपको दिखाते हैं। ये महोदय जानते हैं अपने देश में हो रही समस्याओं के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? भारत के लोकतंत्र को। एक बार आप इनका भी तर्क सुनिए। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती है। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं, और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते।
लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी। देखा आपने कि कैसे ये 15 करोड़ का कर्ज चुका रहे हैं। आज ये मोदी भक्ति में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि देश के लोकतंत्र को कटघरे में खड़े करने लगे हैं। इनका मानना है कि अगर अपने भी देश में चीन जैसी तानाशाही होती तब कोई समस्या रहती ही नहीं। मोदी जी लाठे डंडे के बल पर चुटकियों में सबका निपटारा कर देते। सोचिए ये इनकी चाटुकारिता का स्तर। और अब जनता भी इनके एजेंडे को समझने लगी है, जिसका नतीजा ये है कि लोगों ने इन लोगों को बिल्कुल देखना ही कम कर दिया। और जो अभी देख रहे हैं वो भी मजबूरी में, क्योंकि सैटेलाइट पर इनके अलावा विकल्प नहीं है। ऐसे में इन्हीं में से कुछ का स्टैंड थोड़ा थोड़ा बदलते हुए देखा जा रहा है, जिसे देखकर लोग भी भौचक्के रह गए कि अचानक से क्या हो गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, क्योंकि दिन रात जो एंकर बीजेपी का बचाव करता हो, मोदी जी के लिए माहौल बनाता हो, वही अचानक से अपने मालिक से सवाल करने लगे तो आश्चर्य तो होगा ही। और आश्चर्य इतना कि खुद तो सवाल कर ही रहा था, अपने पैसे के दूसरे चाटुकारों को भी आईना दिखाने लगा। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. This is the new trick for the government. Aravali's destruction, we're doing nothing. We're only making a recommendation. The Supreme Court is deciding. And corporations will make billions and billions and billions and billions. What is the government doing? Save the Aravalis. Save the Aravalis. This is our last chance. सुना, अर्नब गोस्वामी बोलता है कि 15 करोड़ पैकेज लेने वाला सवाल नहीं पूछ पाएगा, लेकिन मैं पूछूंगा। इसका मतलब समझिए आप लोग। ऐसे तो इन लोगों का ये रूप जल्दी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए जब दिख रहा है तो ये बौखलाहट में ही सही, लेकिन एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने जहां सुधीर चौधरी को आईना दिखाया, तो वहीं सुधीर चौधरी ने भी अर्नब को ऑड इवन वाले फॉर्मूले से उसी की दलाली याद दिला दी। सुधीर चौधरी का एक ट्वीट आया, उसमें वो लिखता है कि आजकल मीडिया में भी ऑड इवन चल रहा है, आज यहां कल वहां। इसका मतलब लोगों ने तरह तरह से निकाला, हालांकि देखा सबने अर्नब गोस्वामी से ही जोड़कर। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे पूरा यकीन है कि अर्नब का ये बदला हुआ अंदाज जिंदा नजर आने की कोशिश है, ताकि कीमत बढ़ाने को मजबूर किया जाए। मतलब समझ सकते हैं। वहीं सुधीर चौधरी भी इशारा दे रहा है कि आज वहां हो तो हो सकता है कल यहां भी आ जाओ, फिर तुम्हें भी यही करना पड़े। खैर, पैसे और फेम की इस लड़ाई में समझने की जरूरत दर्शकों को है कि कैसे ये लोग अपने फायदे के लिए मनगढ़ंत तर्कों के जरिए व्यूअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं। बीजेपी सरकारों का बचाव करने के लिए ऐसे ऐसे बेतुके तर्कों का सहारा लेते हैं कि फिर आपको सरकार की कोई कमी दिखेगी ही नहीं। ऐसे में इसे खुद भी समझने की जरूरत है और लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो बेतुके तर्कों के जरिए दर्शकों का ब्रेन वॉश करते हैं। बाकी गोदी मीडिया के गिरते साख पर और इनकी बौखलाहट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।